रीजनल गवर्नमेंट जो है खास तौर पे वो इस इलेक्शन को जो है ना तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो इस सारे अमल में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी रियासत ने एक और इलेक्शन को जरूर करवाए गए और सिंध का खास तौर पर मैं बात करूँगा कि पूरी मैंडेट या जारी मैंडेट जरदारी साहब के वाले की गई, लेकिन ये कि वो मामला चल नहीं पा रहे। 54 सीटों की बुनियाद पे जरदारी साहब वो कुछ तलब कर रहे हैं जो शायद उनकी जुस्से से भी बाहर है। वो आसमान मांग रहे हैं, बल्कि चांद मांग रहे हैं, हालांकि उनका है 54 सीटें। मियाँ साहब 73 सीटों या 75 सीटों की बुनियाद पे उससे भी ज्यादा मांग रहे हैं। तो इस सारे अमल के अंदर मैं समझता हूँ कि सारी की सारी जो सिचुएशन है वो इंतहाई बड़े संगीन किस्म के सियासी और आईनी बहरान की तरफ बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो है ना जो अवामिल आगे पैदा हो रहे हैं, मेरी नज़र में शायद ये हुकूमतें बनना ही जो एक मशकूक किस्म का फैसला होगा। तो मैं इस बात पे जो है बड़ा जो है कल से जो है सोच रहा था कि आप लोगों तक के तवज्जुह से ये बात आवाम तक पहुँचे कि हम इस इलेक्शन के जरिए और इस इलेक्शन की रिग्ड इलेक्शन जो हुई है और खासतौर पर सिंध के इस अंदाज में बुलडोज किया गया है। मैं मान नहीं सकता कि मसरूर जदोई साहब 29,000 ने और ज़िया नजात जिसका कभी किसी ने सियासी तौर पर उसकी कोई एक नॉन एंटिटी है 80,000 वोट थे। आज अगर आप देखें 80,000 और 90,000 वोट लेके लोगों को कामयाब कराया गया है, जिनकी अपनी वैल्यू जो है ना वो सिंध के मुआशरे के अंदर नहीं है। दूसरी तरफ उन लोगों को जो है 1.5 2 लाख 1.25 लाख से वोट जो है मुंतखब कराया गया है, जिनकी कोई वैल्यू के तौर पर जो है सिंध के अंदर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर वो जो बात कल पीर साहब ने की है वो अब सिंध के अवाम के ऊपर नक्श हो चुकी है। आज पीर साहब की कल की बातों ने सिंध के अंदर वो जो जमूत था वो आज टूट चुका है। और मैं आज सबको कह रहा हूँ कि सिंध के नौजवान, सिंध के पढ़े लिखे लोग, सिंध के इंटेलेक्चुअल्स इस बात पे बिल्कुल पीर साहब की बात के साथ खड़े हुए हैं कि हमें अगर सिंध के मुस्तकबिल की तरफ देखना है और सिंध के बिना अगर अपने मुस्तकबिल के अंदर उन्हें बचाना है और इन वल्चर्स मैं कहूँगा ये जो वल्चर्स हैं जिस अंदाज में इन्होंने सिंध को, ये जो गिद्ध है जिस अंदाज में इन्होंने सिंध का जो बेड़ा गर्क किया है, वो जो है ना यकीनन जो है ना सिंध का आवाम, सिंध के नौजवान, सिंध के इंटेलेक्चुअल, सिंध के सहाफ़ी, सिंध के वो लोग जो सिंध का दर्द रखते हैं, वो यकीनन जो है ना मुझे इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी को जुमे के दिन हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान वेन्यू होगा। हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान जो 2 प्लाजाज हैं, जामशोरो टोल प्लाजा और हैदराबाद टोल प्लाजा के दरमियान जो इलाका है वो इस धरने का मरकज होगा। और इस धरने के मरकज के अंदर मुझे यकीन है कि वो लोग, वो नौजवान, वो सहाफ़ी, वो इंटेलेक्चुअल और वो लोग जो जिनका दर्द रखते हैं बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर इस सिस्टम को जो बनाया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है एक रिग्ड इलेक्शन के जरिए जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसको रद्द करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस सारे वक्त के दौरान जो कुछ हो रहा है सिंध के अंदर, मैं अभी भी अपने तमाम इदारों, पुलिस, केयरटेकर गवर्नमेंट, उनसे ये अपील कर रहा हूँ, अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी फरमा के ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को खामोश बनाने के लिए, किसी के जरिए जो केसेस बनाए जा रहे हैं, खुसूसन मुर्तज़ा खान गद्दोई के अपने ऊपर, मैं समझता हूँ मुर्तज़ा खान गद्दोई साहब और उनकी फैमिली सिंध के एक नेक नाम सियासतदानों की तौर पर मशहूर है और उनके ऊपर जो किसी भी आप जब उनको मैसेज दें तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? आप सिंध के अंदर किस किस्म का आप मैसेज दे रहे हैं? जब आप जाकर गद्दोई के साहब के खानदान के ऊपर आप केसेस बना रहे हैं तो किस किस्म का आप मैसेज दे रहे हैं? जब आप लाड़काना के अंदर 70 GDA के हामियों के ऊपर, जिनमें हमारे जो चीफ मोहम्मद भाई साहब के चीफ पोलिंग एजेंट अली हसन कहानी के ऊपर जब केसेस आप बनाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जब आप तशकील गद्दोई जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है GDA का, उसके ऊपर जब आप केसेस बनाते हैं तो आप क्या मैसेज, क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं आज भी अपने इदारों को, अब केयरटेकर गवर्नमेंट को, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को और उन इलाकों के जितने भी पुलिस वाले ये मेहरबानी फरमा के एक तरफा किस्म की जो ट्रैफिक चलाई जा रही है, साथ ही सागर के अंदर जो मुझे काम लिया कि वो मुख्तलिफ लोगों को वर्कर्स है वहाँ पे भी केसेस बनाए गए। सिर्फ खैरपुर के अंदर मुझे काम लिया कि 300 वर्कर्स को हमारे फैसले के अंदर नॉमिनेट किया गया मुख्तलिफ एफआईआर के अंदर।
इस हद तक भी कहेंगे, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, जैसे लाली साहब का और तशकीर है कटोरी साहब का, कि उनके घरों को बुलडोज किया गया। भाई अगर आप किसी पे केस बनाते हैं तो उसको ट्राई करें, तो घरों को जो आप उनके उताकों को क्यों आप बुलडोज करें? तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिनों से इलेक्शन के बाद, ये वर्स्ट किस्म का फिक्शन है। इस वक्त जो है ये सिंध का सूबा एक फेसिस्ट हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है, और जिस अंदाज में जरदारी साहब को ये सारी की सारी मेजोरिटी दी गई है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं उस शख्स को जानता हूँ, उस शख्स को मैं जानता हूँ, वो एक फाइटिस्ट किस्म का शख्स है जिसकी जहनियत सिवाय डंडे के दौर पर हुकूमत करने का और कुछ नहीं है। वो आगे चल के सिंध के अंदर जो कुछ होने जा रहा है, इस अमल के बाद हम पूरी कोशिश को रेजिस्ट करेंगे। हम ये फैसला कर चुके हैं कि जितने भी हमारे साथ हैं, इसके बाद जो है जिस अंदाज में ये इस वक्त गवर्नमेंट की फॉर्मेशन बढ़ रही है और जिस अंदाज में केसेस बना रहे हैं, हम एक पूरी की तरह हम एक अनारकी की तरफ जा रहे हैं। और ये अनारकी की कोई जमात जो कि ऑपोजिशन में वो इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो जितनी भी जमातें इस वक्त ऑपोजिशन में बैठी हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, वो इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिर्फ वो 2 पार्टियां जिन्होंने ये मैंडेट हासिल की है, जिसके ऊपर सीरियस किस्म के जो सवालिया निशान बने, वो सिर्फ इस मैंडेट को जो तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनकी दोनों की ख्वाहिशात इतनी ज्यादा है, इतनी जो हद से बढ़ के हैं कि शायद हुकूमत ही न बन पाए। तो मैं बड़ा ये वार्न कर रहा हूँ तमाम इदारों को कि अगर इस चीज को स्टॉप न किया गया और अगर हम ये इलेक्शन को कलंदुम करार नहीं दिया गया, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि हम एक अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी डिमांड ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की, कल पीर साहब ने भी ये बात कही, और हम भी ये कहते हैं कि हमें ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। इस इलेक्शन को खत्म करके हमें एक नए मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। अगर हम एक नए मैंडेट की तरफ नहीं बढ़े तो फिर इस मुल्क के अंदर सिवाय अनारकी और सिवाय जो सिविल वॉर की तरफ जो सिवाय जाने के सिवा और कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो मेरी ये तो बात है, इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका है अपने सारे सिस्टम के अंदर। वहां बैठे जिस मैंने सिंध के बारे में कल भी आपको कहा था, निसार दुरानी साहब वो शख्स जो है इलेक्शन कमीशन में बैठ के एक तरफा किरदार अदा कर रहा है, और वो जरदारी साहब का टाउन ज्यादा लगता है मतलब इलेक्शन कमीशन के मेंबर का। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हमें इस इलेक्शन की जो मैंडेट है, इसके नतीजे में जो अनारकी होने जा रही है, हमें इसको खत्म करना चाहिए। और हमें इस सारे मैंडेट में जो भी इलेक्शन हुआ है इसको कलंदुम करार देकर हमें नए इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम सब दोस्त जो सिंध दोस्त लोग हैं, जितनी भी पार्टियों से जमात ताल्लुक रखते हैं, दीजिए नहीं दीगर दोस्तों को भी हमारी इन्विटेशन है कि वो आए और हमारे साथ इस समझ के अंदर शामिल हो और सिंध के हुकूक की जो आवाज कल पीर साहब ने बुलंद की है, उस हुकूक को पाने के लिए हमें पूरी की पूरी तरह जो मैदान अमल में आना है। और इंशाल्लाह 16 तारीख का जो ये मजमा होगा, ये साबित करेगा कि सिंध की अवाम इस तरफ जरदारी टोले के साथ नहीं, बल्कि सिंध की अवाम सिंध दोस्त को तो हुसन पीर साहब पकड़ने के साथ। साहब ने तो सारी बातें आपको बता दी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है सिंध के लिए, कौन से ऐसे कारनामे हैं, कौन सी डेवलपमेंट हुई है। वहाँ हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में आपको टैबलेट नहीं मिलती, तालीमी अदारे बंद पड़े, पानी पीने का नहीं है, जरूरी पानी नहीं है, बैतुल कमेटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सारे पैसे इरीगेशन के, हेल्थ के, ये सब वहाँ उनके जेब में चले जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ बिकती हैं, लोगों को नहीं मिलती। तो मुझे सिर्फ बता दें जरदारी साहब कि भाई कौन सा ऐसा कारनामा आपने दिया है कि चौथी दफ़ा आपको सिर्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए फिर जाली मैंडेट, ये मैंडेट जाली है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हामिद मीर साहब ने क्या फिर सारे सिंध में, सारे भारत डिस्ट्रिक्ट में ये नतायज कबूल ही नहीं किए। हमारी जीती हुई सीटें थी काफ़ी जगह जीते की, हमें जानबूझ के हराया गया। क्यों? जरदारी साहब को कुछ करना है। अगर ये इस तरह से कुछ करना है और 4 दफा उनको मैंडेट देते हैं, तो आप मुझे बताएं कि सिंध के लोग ज़ाहिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोटों में हाथ डालेंगे या मुज़ाहमत करेंगे?
مزاحمت کریں گے. اور پیر صاحب کی یہ کہنا اس کو سندھ کی آواز ہے, پیر صاحب کی آواز سندھ کی آواز ہے. وہ پیر صاحب قابل عزت ہے اور انہوں نے ہمیشہ سندھ کی بقا کی جنگ لڑی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم جا رہے ہیں ایک پروسیس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس الیکشن کو رد کر کے نیا الیکشن کیا جائے. چیف جسٹس صاحب سوئے ماڈل ہے نا, یہ اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے جس سے سوئے ماڈل نہیں لیا جا سکتا. سوئے ماڈل ہے اور دیکھیں کہ کہاں نارکی ہوئی ہے. رات کو بکس دے دی گئی ہیں ان کو بیلٹ پیپرز کی. اب کیا یہ الیکشن ہے یار, یہ تو مذاق ہے. اور یہ آپ جا رہے ہیں سول وار انارکی کی طرف. میرے پہ فائرنگ ہوئی ہے, میرے بیٹے پہ فائرنگ ہوئی ہے, میرے بھتیجے پہ فائرنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ میرے کزن پہ مرڈر کیس کر دیا ہے. غلام مرزا خان کو لے کے سب صاحب نے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہر جگہ یہ انارکی پھیلا رہے ہیں. مطلب یہ کہ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو کیا کریں گے؟ تو لوگ یہ ہے کہ نکلے کی مزاحمت کریں گے. اچھا صاحب ایک سوال لیتے ہیں. مائکس میں آواز آئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات فقط اتنی ہے کہ اب اللہ کی ذات کے بعد حکمرانی چلے گی صرف آئین پاکستان میں. آرٹیکل 2183 بہت واضح ہے, کلیئر ہے. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کو آئین میں ذمہ داری سونپتی ہے کہ الیکشنس کو اس طریقے سے کنڈکٹ کیا جائے جس میں فری اینڈ فیئر بھی ہوں اور کرپٹ پریکٹسز سے تحفظ بھی کیا جائے. جو جمعے والے دن پیر صاحب وغیرہ نے اناؤنس کیا ہے احتجاج, وہ الیکشن کمیشن کے عدم اعتماد ہے. باقی سب ادارے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کرنا تھا اور ایک فری فیئر الیکشن کی فضا پیدا کرنی تھی, ان کے فیلئرز کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور سندھ کی عوام کی رائے کی عکاسی ہے. فرام ڈے ون ڈی لمیٹیشن سے لے کر ایسا کیوں ہے کہ جی ڈی اے کی ایک جیتی ہوئی ایم پی اے کی سیٹ کو توڑ کے 3 تحصیلوں میں بانٹ دیا گیا. پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ڈی لمیٹیشن میں 3 ضلعوں کو توڑ کے ایک اضافی نیشنل اسمبلی کی سیٹ بنا دی گئی. وہاں سے ووٹر لسٹنگ ہو جائیں یا پروونشل بیوروکریسی کو آر اوز ڈی آر اوز اپوائنٹ کرنے پہ جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس جی ڈی اے کے وفد اور بھی پارٹیوں کے وفود نے اس میں سخت احتجاج کیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس آفیسرز پول میں موجود تھے, ان کو سندھ میں نہیں تعینات کیا گیا. جو نگران حکومت بنی گئی ان کی وابستگی پیپلز پارٹی سے وہ بار بار میڈیا کے توسط سے وہ ظاہر ہوتے رہے, کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود یہ جا کے آخری دن پر کتنی پولنگ اسٹیشنز ہیں جو اپنی نوٹیفائڈ لوکیشن سے چینج کی کر گئی. تقریباً 90% پریزائڈنگ آفیسرز جو نوٹیفائڈ تھے ان کو نہیں بھیجا گیا, ان کی جگہ پہ اور لوگوں کو بھیجا گیا جن کا ووٹ یا ڈیوٹی جس اسکول میں ہو اسی اسکول میں وہ ایسے پریزائڈنگ آفیسرز ان کو ڈیوٹیاں سونپ دی گئی. جو خود پہچانتے ہوں کہ ووٹر کون ہے وہ کیسے فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ کی مشینری کا کردار وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں. پولیس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یک طرفہ رویہ وہ بھی سندھ کی عوام نے دیکھا. اب حکمرانی اللہ کی ذات کے بعد صرف اس کی چلے گی جو خلق خدا جس کو منتخب کرے گا اور آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے رہے. اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا امید ہے کہ پیر باجارہ صاحب نے سب سے پہلی جماعت ہے جی ڈی اے جس نے ایک اتنے منظم احتجاج کی کال دی. ہم اور جتنی جمہوری پسند قوتیں پاکستان میں ہیں سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, آگے بڑھیں, ہمارے قدم سے قدم ملائیں. تو ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ سب اداروں نے اپنے حدود میں, آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. آئین ہی سب پہ اور سب اداروں پہ بالا تر ہے اور اس کی سرپرستی ہم نے حاصل کر لی ہے. یہ بوگس ایک ڈراماٹائز الیکٹورل پروسیس جس میں اربوں روپے میرے قریب ملک کے ضائع ہوئے ہیں, اس کو ہم مکمل طور پہ رد کرتے ہیں اور انشاءاللہ روڈوں رستوں پہ سراپا احتجاج اس دن تک ہم رہیں گے جب تک آئین کی بالادستی اس ملک میں قائم و دائم نہیں ہوگی. تھینک یو.
मेरा बाबू साहब ये बताइएगा, आपके इतिहाद में एमकेएम पाकिस्तान भी शामिल थी, वो यहाँ भी आए, हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। एमकेएम पाकिस्तान को 17 कौमी और 28 सूबाई असेंबली की नशिस्तें मिली है। आप क्या समझते हैं, क्या एमकेएम पाकिस्तान को जो नशिस्तें मिली है वो भी खैरात या दाखिली के थ्रू मिली है या वहाँ पर सब इंतखाबात शफाफ हुए? मैं सिर्फ इतना इस पर कहूँगा कि मैंने अपने एमकेएम के दोस्तों को पैगाम भेजा है, मतलब की उनसे बात हुई थी। मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि इस सारे अमल के अंदर क्या आप यूडीए के साथ हैं या ये क्या आपने अपनी समझ बदल ली है? फिर उनका जवाब आ जाए फिर मैं इस पर कमेंट करूँगा। उनकी जो सीटें जीती है वो देखिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनके जवाब का मुंतज़िर हूँ कि पहले वो ये बताएं कि जी उन्होंने जो हमारे साथ इत्तेहाद था उसको तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया। जब उनकी तरफ से जवाब आ जाएगा तो फिर से नहीं, इसमें इसी के साथ जो मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ वो थी और जेयूआई तो मैंने बशीर मेमन साहब से भी यही बात कही है कि जी इत्तेहाद हमारा था, तो क्या आप आगे जो है ना हमारे इत्तेहाद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे या ये कि आपने रास्ता बदल लिया है? क्योंकि उन्होंने हमसे बगैर पूछे रज़ाई साहब को गले लगा दिया है। तो हम यही पूछना चाहते हैं पहले उन दोनों जमातों से कि जी हमारा आपका जो इत्तेहाद था वो कहाँ खड़ा है। जब उसी तरह से जवाब मुझे मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं उसमें भी सब्र करूँगा। मेरा सवाल ये है कि आपने हमेशा ये दो सवाल है। एक आप या में ये खबरें क्या पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कभी आ जाती है क्या आपकी पीपल्स पार्टी में जाने की क्या रकावट है, क्या रकावट की कौन मुताबिक कर रहा तो आपका जगह नहीं मिली? देखिए जी मैं डायरेक्ट सवाल है। देखिए जी कभी कोई जब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई है मैंने 15 साल पहले जब और जो पाकिस्तान की तसल्लुत है वो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, मैं आज भी उसी मुकाम पे खड़ा हूँ। मैंने कभी न समझौते की बात की है न मैं समझौता उनके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान की और फिर से तबाही की है मेरा उनके साथ पहले कभी ट्रक था न मैंने कभी उनसे कोई उनसे मांगने की कोशिश की है, मैंने उनको अपोज किया। मैं आज भी उस काम में मैं 15 साल मेरा सवाल ये है कि हमेशा हमने देखा है